बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है हम हेमल्टन्स प्रिंसिपल फॉर नॉन होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट के बारे में इनिशियल लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था कि नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स वो कांस्टेंट्स होते हैं से- जब हम ऐसी इक्वेशंस को मतलब सिस्टम को एक्सप्रेस ना कर सके सिंपल इक्वेशंस की फॉर्म में, कोऑर्डिनेट्स की सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में जब एक्सप्रेस ना कर सके, वो हमारे पास नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स होते हैं। और यूजुअली हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म में, नॉन इंटीग्रेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म में या फिर इनइक्वालिटीज की फॉर्म में अपेयर होती है। और इसमें बात भी हमने ऐसे पहले जो पिछली क्लास में हमने जो डिस्कशन की थी वो ये की थी कि हैमिल्टन प्रिंसिपल होलोनोमिक कांस्टेंट्स के लिए क्या होता है। तो उसमें हमने देखा था ये जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है डेल क्यू के नाम से, ये इसमें तमाम कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपस में इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होते हैं। सो यानी कि हमारे पास ये इंडिपेंडेंट होता है, इसकी वजह से हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन बनती है वो आपस में इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हो जाती है। आज की क्लास में जो है हम हैमिल्टन प्रिंसिपल फॉर नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स को डिस्कस करते हैं। हमें ये बात पता है कि अगर हम नॉन होलोनोमिक सिस्टम की बात करें, उसके लिए वेरिएशन प्रिंसिपल जो है ये उसी वक्त पॉसिबल है जब हम इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट को इस फॉर्म में लिख सके, यानी कि एफ ऑफ अल्फा, ये इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट्स अगर हम इस फॉर्म में लिख सके, एफ अल्फा या और क्यू वन और कॉमा क्यू टू एंड अप टू सो ऑन क्यू एन। एन के बारे में मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि एन जो है हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और देन वेलोसिटी क्यू वन डॉट एंड क्यू टू डॉट एंड अप टू सो ऑन क्यू एन डॉट कॉमा टाइम। अगर हम कांस्टेंट्स को इस फॉर्म में लिख सके, वेरिएशन फॉर्म मतलब इस फॉर्म में इक्वेशंस की फॉर्म में लिख सकें, तो हम वेरिएशन प्रिंसिपल को हम ड्राइव कर सकते हैं। अब इसमें एन जो है, हमने पिछली क्लास में भी ये बात की थी कि एन जो है हमारे पास ये नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं विच इज इक्वल्स टू 3n माइनस के। अच्छा, अब हमने जैसे कहा अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया, पहले भी जब नॉन होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स की बात की थी, हमने कहा था भाई नॉन होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जिनको हम नॉन इंटीग्रेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म में या तो अपेयर होते हैं या फिर ये इनइक्वालिटीज की फॉर्म में अपेयर होते हैं। सो इस फॉर्म में जब हमारे पास आ जाए नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट, तो ऐसे केस में हम ये कहते हैं ये सेमी होलोनोमिक कहलाते हैं, बिकॉज आपने इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया, इसलिए इसको हमने सेमी होलोनोमिक का नाम दे रहे हैं। अब इसमें व्हाट इज अल्फा हियर? अल्फा जो है ये नंबर ऑफ कांस्टेंट्स, कितने कांस्टेंट्स है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पास एक कांस्टेंट हो सकता है, दो हो सकते हैं, एंड अप टू सो ऑन एम कांस्टेंट्स की बात कर रहे हैं। जब हमारे पास कांस्टेंट्स अपेयर हो जाते हैं कहीं पे, तो हमारे पास वो कांस्टेंट्स की वजह से वो इक्वेशंस इंडिपेंडेंट नहीं रहती। सो हमें इस प्रॉब्लम को एनकाउंटर करना, यूजुअली हमारे पास ये जो कांस्टेंट्स है, यूजुअली हमने जैसा भी कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म में अपेयर होता है, यानी कि यूजुअली हमारे पास ये समीशन के डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख रहा हूँ, ए आई के एंड डी क्यू के, और प्लस ये कोऑर्डिनेट्स हैं, के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ, प्लस ए आई टी और डी टी, ये टाइम इक्वल्स टू जीरो। यूजुअली हमारे पास इस रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में हमारे पास ये होलोनोमिक कांस्टेंट्स अपेयर, सॉरी नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स अपेयर होते हैं। सो अब अगर हम इस बात करना चाहें कि ये जो वेरिड पाथ्स होते हैं जो हमने हैमिल्टन्स प्रिंसिपल में कहते हैं, जो पिछली क्लास में भी हमने कहते हैं वेरिड पाथ्स की जो डिस्कशन की थी, ये वेरिड पास जो है ये, या फिर आप कह लें कि वेरिड पास कह लें, या फिर वेरिड पास को डिफाइन करने के लिए हमने वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट्स को यूज किया था। तो ये वेरिड पास या ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो है, ये इनके लिए ज़रूरी है कि ये जो कॉन्स्टेंट्स की जो इक्वेशन मैंने एफ अल्फा क्यू वन अप टू सोन क्यू वन क्यू वन डॉट अप टू सोन क्यू एन डॉट
और टाइम इक्वल्स टू जीरो वाली लिखी है, इसको सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। आ, तो लेकिन ये उसी वक्त बात हो सकती है जब हमारे पास ये वैलिड पास ये जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स है ये इंटीग्रेबल हो, और ये अगर ये इंटीग्रेबल हो जाए तो फिर ये होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स हो जाते हैं। तो अब लेकिन फिर भी हम इसके बावजूद जो है एक वेरिएशन प्रिंसिपल को ड्राइव कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, और इस तरह की वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए ड्राइव किया जा सकता है। अब ये काम किस तरह से अचीव करना है, अब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अब ये जो है हम चाह ये रहे हैं कि ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट आ रही है ड्यू टू दिस कांस्टेंट्स अल्फा की जो हमने रिप्रेजेंट किया है अल्फा से, ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट्स आएंगी इधर से, हम चाह रहे हैं इनको किसी तरह से एलिमिनेट करें। तो ये एलिमिनेट की जा सकती हैं, एक मेथड है विच इज कॉल्ड विच इज कॉल्ड लेग्रांज अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर्स। इस मेथड को यूज करके हमारे पास ये जो वर्चुअल एक्स्ट्रा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट्स आ रही हैं ड्यू टू कांस्टेंट, हम इनको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। ये प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है, इसको अनडिटरमिन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास इसमें एक अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स अपीयर हो रहे होते हैं, इस वजह से इसको अनडिटरमिन्ड का वर्ड यहाँ पे हम यूज करते हैं। और ये होता क्या है इसके अंदर, इसको देखें तो हमारे पास एक्चुअली होता ये है कि हमारे पास समीशन लैम्डा अल्फा और एफ अल्फा इक्वल्स टू जीरो, and summation is obviously on alpha, which is from 1 से लेके m तक, this is equals to zero। अगर आप वैसे रिकॉल करें इस अभी जो डिस्कशन की है, इसके अलावा भी अगर आप रिकॉल करें, हमने ये बात लीनियर अलजेब्रा में पढ़ी थी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल C1 V1 प्लस C2 V2 अप टू सो ऑन प्लस CN VN लिखा हुआ है एक लीनियर कॉम्बिनेशन विच इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। हम ये कहते हैं कि इनमें जो वेक्टर्स V1 से लेके Vn तक के जो वेक्टर्स हैं दे आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इफ ऑल द कांस्टेंट्स आर इक्वल्स टू जीरो। सो इधर भी कुछ यही है, मेरे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ, मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो कांस्टेंट्स हैं ये कांस्टेंट्स जो कि अपेयर हो रहे हैं तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यूज जो है ये नॉन जीरो होती हैं। तो हमारे पास ये लैम्डा की वैल्यूज हमने जैसे अभी लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर ये कांस्टेंट्स की वैल्यू नॉन जीरो हो जाए तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो हमारे पास ये लैम्डा की वैल्यूज नॉन जीरो होती हैं। ये वैल्यूज होंगी क्या, ये डिटरमाइन करना है हमें, ये प्रोसेस के थ्रू हम इसको डिटरमाइन करेंगे। अच्छा, अब इसमें अल्फा जैसे आप पता है हमें कि ये 1 से लेके m तक वेरी कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं हैमिल्टन्स प्रिंसिपल जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, वो इधर से दोबारा लिखें अगर हम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल हमने जो लिखा था पिछली क्लास के अंदर, दैट वाज change in the action integral I is equals to इंटीग्रल T1 से लेके T2 तक एंड चेंज इन द Lagrangian L dt is equals to जीरो। अब अगर आप इस वाली इक्वेशन के अंदर देखो, ये तो वो था हमारे पास, उस वक्त तक की बात थी जब तक हमारे पास ये हैमिल्टन प्रिंसिपल जब हमने होलोनोमिक कांस्टेंट के लिए डिस्कस किया था। अब इसमें व्हाट इज चेंज इन एल, ये बात भी हम पिछली क्लास में कर चुके हैं।
यार ये उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, T1 है, दिस इज T2। सो T1 से लेके T2 तक। एंड अच्छा, इस पे फिर हमने थोड़ी डेरिवेशन वगैरह की थी, हमने चेंज इन एल को डिस्कस किया था। और इस पे हमने थोड़े चेन रूल लगाया था, और अगर आप रिकॉल करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वगैरह करके हमने जो चीज़ अटेन की थी, डेट वाज समथिंग लाइक दिस, डी टी समीशन। सो दिस इज द वो फॉर्म वही है जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी, आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशंस। लेकिन ये जो हमारे पास फॉर्म है, ये अब इसको हम यूज़ नहीं कर सकेंगे, बिकॉज पिछली दफ़ा तो ये था कि हमारे पास ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट चेंजेस इन क्यू जो था, ये इंडिपेंडेंट था। अब जो हमारे पास ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हम एक्चुअली अब ये बात करना चाह रहे हैं कि ये वेरिएशनल प्रिंसिपल इस केस में क्या होगा जब ये इंडिपेंडेंट ना हो, यानी कि कॉन्स्टेंट्स जब अपेयर हो जाए। सो उस वक्त क्या होगा। सो अगर मैं एक काम करूं, ये जो हमने ऊपर लेग्रांज इनडिटरमिनेट मल्टीप्लायर्स की बात की थी, इसको अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं इन दो इक्वेशंस को कंबाइन करूं, तो आई कैन राइट दिस एज चेंजेस इन द इंटीग्रल T1 से लेकर T2 तक। और देन हमारे पास लेग्रांजियन प्लस समीशन, मतलब ये जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर एक टर्म का हमारे पास इजाफा हो रहा है, कांस्टेंट वाली टर्म का, जो हमने लेग्रांज अंडर अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर्स में बात की थी, उस टर्म का इसके अंदर इजाफा हो रहा है। सो लैम्डा अल्फा और एफ अल्फा डी टी, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इसपे आप अगर देखो कि ये हमारे पास इस टर्म का इजाफा हो गया, ये जो हमारे पास सेकंड टर्म लिखी है, क्योंकि हमने इसके अंदर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स नहीं थे, हमने इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स को देखा, तो यहाँ पे हमने इस चीज का इजाफा कर दिया, समीशन इज ऑन अल्फा। अच्छा, अब अगर यहाँ पे ये जो चीज लिखी हुई है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, so after simplification, I can write the Lagrange equation of motions as मतलब Lagrange equation of motion की जो फॉर्म अब बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी। Lagrange equations of motion, राइट साइड तो ऑब्वियसली वही रहेगी, डी बाय डी टी ऑफ पार्शल एल ओवर पार्शल क्यू के डॉट माइनस पार्शल एल ओवर पार्शल क्यू के, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। पहले तो जीरो था क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स थे, अब मैं इसको जीरो नहीं ले सकता, इसको मैंने एक और कैपिटल के क्यू के बराबर ले दिया। अब ये कैपिटल क्यू के है क्या, या ये कह लें कि ये इसकी वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी। इसके लिए एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं कि ये कहाँ से हमारे पास अपेयर हुई है। इसमें पहले तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो डेल, मतलब ये जो हमारे पास वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, डेल क्यू आई, ये हमारे पास टोटल एन कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास। अ, और इसी तरह से अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स की, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स जो है, जैसा आपने देखा था लैम्डा अल्फा, ये हमारे पास ये एम कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास। तो अगर मैं ओवरऑल टोटल इन दोनों को ऐड कर दूं, तो मुझे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अब मिल जाएंगे, यानी कि मेरे पास यानी कि अब मेरे पास एन प्लस एम, एन प्लस एम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे मेरे पास।
अच्छा जनाब, अब ये क्यूके क्या है, क्यूके के बारे में बात करते हैं। सो अगर आप देखें तो हमने अभी जो ऊपर डिफाइन किया एक मॉडिफाइड लेग्रांजियन हमने ऊपर एक्चुअली डिफाइन किया, विच इज एक्चुअली लेग्रांजियन प्लस समीशन लैम्डा अल्फा एफ अल्फा, इसको हमने ऑगमेंटेड लेग्रांजियन का नाम दिया। अब अगर आप रिकॉल करें लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, इस वाले लेग्रांजियन जो अभी आपने करंटली डिफाइन किया, इसके ऊपर अगर मैं ऑयलर लेग्रांज इक्वेशन अप्लाई करूं, तो मेरे पास जो ऑयलर लेग्रांज इक्वेशन में लेग्रांजियन होता है एल, उसकी जगह पे मैंने उसकी वैल्यू एल प्लस समीशन लैम्डा अल्फा एफ अल्फा की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। सो आफ्टर दिस मैंने फिर डेरिवेटिव्स को अलग अलग यहाँ पे किया। मतलब ये है कि हमारे पास इस टर्म के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, हर टर्म के ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई किया। और फिर मैंने ये किया कि जो लेग्रांजियन एल वाले जो थे सिर्फ उसको मैंने लेफ्ट साइड पे रहने दिया, बाकी की रिमेनिंग टर्म्स जो है लैम्डा अल्फा एफ अल्फा वाली जो टर्म्स थी, उसको उठा के मैंने राइट साइड पे फेंक दिया। राइट साइड पे फेंकने के बाद ये जो सेकंड लास्ट स्टेप आपके सामने लिखा हुआ है, इस स्टेप में अगर आप देखें तो यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया हुआ है, लैम्डा अल्फा एज इट इज, फिर एफ अल्फा का पार्शियल डेरिवेटिव, फिर आपका एफ अल्फा एज इट इज और लैम्डा अल्फा का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू के। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें जो सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है सॉरी, इस पे भी यहाँ पे यू इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई हुआ हुआ यहाँ पे। इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल लैम्डा अल्फा एज इट इज एफ अल्फा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट, और इसी तरह से अल्फा अल्फा एज इट इज और लैम्डा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट। अच्छा, ऊपर अगर आप देखें हमने ये अपनी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये काम किया है कि हमने ये सपोज किया ये जो अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट है लैम्डा के नाम से, लैम्डा अल्फा के नाम से, हम ये अज्यूम कर रहे हैं दिस ओनली डिपेंड्स ऑन टाइम, सिर्फ ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब ये टाइम पे डिपेंड करता है तो इसका फायदा हमें यहाँ पे डेरिवेटिव्स जो हमने निकाले हैं, उसमें हमें फायदा होगा यहाँ पे। आप यहाँ पे अगर देखो तो मेरे पास जहां जहां पे लैम्डा के डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है वो जीरो हो जाएंगे। तो मेरे पास एक तो ये वाली टर्म, इसका डेरिवेटिव दिस विल बिकम इक्वल्स टू जीरो, एंड ये वाली जो टर्म है कहाँ गई? ये सॉरी, ये वाली लास्ट टर्म, ये दो डेरिवेटिव्स जो है मेरे पास जीरो हो जाएंगे। और फिर मेरे पास यहाँ पे जब मैं अप्लाई करूंगा ये जो मेरे पास थर्ड टर्म है, इस थर्ड टर्म पे मैंने u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे शो नहीं किया हुआ इस स्टेप में, लेकिन इट्स वेरी ट्रिवियल टू शो कि यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे जो हमारे पास जो लास्ट टर्म लिखी हुई है ये आपको मिल जाएगी। सो ये जो मेरा दिस टर्म है, इस पे मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, इस पे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें जो कि मैंने शो नहीं किया हुआ है, लेकिन इट्स वेरी ट्रिवियल टू शो के ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होके हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल लैम्डा अल्फा एज इट इज रहेगा, एफ का डेरिव मतलब ये जो वाला पार्शियल डेरिवेटिव है इसका टाइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ जाएगा, और फिर हमारे पास ये वाला जो सेकंड टर्म है ये एज इट इज रहेगी, और लैम्डा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा। सो हमारे पास ये फाइनली जो सिचुएशन आ जाएगी, आप देख सकते हैं मेरे पास फाइनली ये सिचुएशन आ जाएगी। और ये सिचुएशन जो मेरे पास आई है राइट साइड जो मेरे पास बनी है, इसको हम नाम दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली क्यू के। और ये जो क्यू के है इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड जर्नलाइज्ड फोर्स। सो दिस इज आप देख सकते हैं हैमिल्टन्स प्रिंसिपल को हमने यूज किया फॉर मॉडिफाइड लैग्रांजियन, उसमें कॉन्स्टेंट्स अप्लाई किए, तो उस वक्त जो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल की फॉर्म है वो कुछ इस तरह की बन गई। सो दीज आर एक्चुअली n प्लस m इक्वेशंस हैं ये।
जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि देयर आर टोटल n प्लस m इक्वेशंस, और इसमें हमारे पास n प्लस m जो है अननोन्स भी n प्लस m है। n प्लस m इक्वेशंस ये कैसे बन रही है, बिकॉज यू कैन सी कि हमारे पास ये जो राइट साइड है, यहाँ पे समीशन अल्फा के ऊपर रन हो रहा है। अल्फा इज फ्रॉम 1 से लेके m तक, और इसमें हमारे पास ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी कि दिस आर द कॉन्स्टेंट्स। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स देंगी, ये जो हमारे पास है इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स मिलेंगी आपको यहाँ से। सो ये हमारे पास जो हमने डेरिवेशन की और हमने डिस्कशन की आज के लेक्चर में फॉर हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फॉर नॉन होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इसके कपल ऑफ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे।